आज की क्लास करें चालू तो देखना भी। बात करें डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, तो हम लोगों को ये बात पहले से पता है कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको अपॉइंट करना जरूरी है। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना जरूरी है। तो पॉइंट निकल करके आता है आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर मतलब आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए पहला पॉइंट है कि मिनिमम। तो मिनिमम आपके पास में 2 DP होने ही होने चाहिए, मतलब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हर फर्म के अंदर चाहिए ही चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल करके आता है, दूसरा पॉइंट निकल करके आता है कि कौन पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, हु कैन बिकम DP। तो भैया जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दो कंडीशन क्या है, पहला वो पर्सन क्या हो, PRI हो, और दूसरा वो पर्सन क्या हो, इंडिविजुअल हो। डन है। जो पर्सन क्या हो, इंडिविजुअल हो। तो सर जी PRI हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, PRI हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, जो 120 दिन है ना। हाँ जी, जो पर्सन आप लोगों के पास में कितने दिन, 120 डेज। हु स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना आपके पास में 120 और more, मतलब आपके पास में कम से कम कितने दिन इंडिया में रहा हो, 120 डेज इंडिया के अंदर रहा, बराबर है। अब देखिएगा जी आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर इन LLP, पार्टनर्स इन LLP। तो सचित तीन कंडीशन हम लोगों के सामने आ सकती है। LLP हैविंग 2 or more individuals, individuals, yeah, 2 or more individual as partner in the, सॉरी इन द की तो जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल पार्टनर हो, तो ऐसी सिचुएशन में at least 2 of them will be DP। तो वो आपके पास में क्या होंगे, वो आपके पास में DP। if LLP having one individual, one individual as a partner, and remaining are, and remaining are बॉडी कॉर्पोरेट, रिमेनिंग क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में ओनली आपके पास में इंडिविजुअल पार्टनर इज इक्वल टू DP। डन। एट लीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट वो भी क्या होगा आपके पास में, वो आपके पास एटलीस्ट, आपके पास में एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज इक्वल टू DP। तो
मतलब एक आदमी जो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, डीपी ट्रीट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर मूव ऑन करें। इफ एलएलपी does not have, if LLP does not have any individual as a partner, तो उस सिचुएशन के अंदर at least two representatives of body corporate can की वजह तो shall be appointed as DP। तो हम लोग आपके पास क्या करेंगे, उनमें से कम दो बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव को क्या ट्रीट करेंगे, अपने यहाँ डीपी ट्रीट करेंगे। तो कंफ्यूजन है तो बोलो जी, पक्का ना? तो देखिएगा हमारी, सबसे पहले तो इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं जी, एवरी एलएलपी हैविंग एट लीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल, जो पर्सन क्या हो, इंडिविजुअल हो, और आपके पास में एट लीस्ट ऑफ वन ऑफ देम, वो क्या हो आपके पास में सर जी, वो आपके पास में रेजिडेंट इन इंडिया हो। तो रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, कहते हैं जी रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब हु स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज्यादा, 120 दिन या इससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहा। आगे कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सारे के सारे पार्टनर क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, या फिर इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पार्टनर तो इंडिविजुअल हो, एंड आपके पास में वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल, एंड आपके पास में बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो एट लीस्ट टू इंडिविजुअल्स हु आर द पार्टनर ऑफ द आपके पास में एलएलपी और द नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तो नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंटेटिव बोला है मैंने, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट उनको क्या मान लिया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। तो नॉमिनीज ऑफ द सच बॉडी कॉर्पोरेट, उनको हम लोग क्या ट्रीट करके चलेंगे, आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर ट्रीट करके चलेंगे। कहते हैं एक एलएलपी हैविंग द आपके पास में 3 पार्टनर, वन इंडिविजुअल, ये बंदा कहता है कि एक एलएलपी में 3 पार्टनर है, एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स और 2 बॉडी कॉर्पोरेट है, एक तो मैसर्स एक्स वाई है और दूसरा आप लोगों के पास में एबीसी है। तो इस केस के अंदर मिस्टर एक्स तो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही, अब एक्स वाई और आपके पास में एबीसी में से कम एक तो क्या अपॉइंट होगा आपके पास में इनमें से, या तो एक्स वाई जेड अपना एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव जो उसको डीपी बनवा दे, या फिर एबीसी अपने में से किसी को एक को क्या करवा दे, डीपी बनवा दे। इन दिस केस मिस्टर एक्स एंड वन नॉमिनी ऑफ द आपके पास है बॉडी कॉर्पोरेट शेल भी आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कहता है जी एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का एक नॉमिनी क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, वो आपके पास है डेजिग्नेटेड पार्टनर ट्रीट कर लिया जाएगा। आई थिंक सो ये हम लोगों के केस नंबर 2 की बात करता है। ये कहता है जी एक एलएलपी है जिसका नाम है एसएमवाई लिमिटेड, जिसके अंदर 3 पार्टनर है। जो आपके पास में बंदा कहता है एक एसआई लिमिटेड है, दूसरी एमआईएस लिमिटेड है, और तीसरी आपके पास में वाईआई प्राइवेट लिमिटेड है। तो वैसे सिचुएशन में तीनों के तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी आपके पास में क्या नहीं है। तो इसमें से अब तीनों के तीनों कंपनियों के अपने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सो कॉल्ड नॉमिनी। तो उन नॉमिनीज में से कम 2 को क्या बना दिया जाएगा, वो आपके पास में बॉडी को आपके पास क्या बना दिया जाएगा, designated partner। The nominee of any of the two said body corporate acted as आपके पास में designated partner। तो ये हम लोगों का केस नंबर 3 के बराबर है। आज केस नंबर 3 के बराबर है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर आकर के, ये कहता है आपके पास में देयर इज एन एलएलपी, जिसके आपके पास में जिसका इंडियन जो आपके पास में नेम है इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी। 5 पार्टनर हैं जिसके अंदर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर मिसेज सी है, मिस डी है, आपका एंड आपके पास में मिस ई है। तो इस केस के अंदर हमें कितने आपके पास में कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, 2, और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक पार्टनर कम से कम क्या हो, रेजिडेंट होना चाहिए, बराबर है। तो देखिएगा ये बंदा कहता है आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर, हमें कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, 2। तो और उसमें से एक पार्टनर आउट ऑफ विच कम से कम एक पार्टनर क्या होना चाहिए, वो आप लोगों के पास में रेजिडेंट होना चाहिए। तो हेंस आपके पास में मिस्टर ए
और मिस्टर पी आर आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन इट विल नॉट सर्व फॉर द पर्पज। इसलिए हम लोगों को ए और बी के साथ में कम से कम क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में रेजिडेंट है, रेजिडेंट कौन कौन, सी है, डी है और ई है, उनमें से किसी एक पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूर बना। बराबर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट कंपनी के टाइम पर आरओसी के पास में स्पेसिफिक जमा करवाते थे तो क्या उसके अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम मेंशन करना जरूरी होता था? हाँ। तो कहते हैं इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है हु आर द डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो आपके पास में उसी पर्सन को हम लोग क्या मान लेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। ये कहते हैं जी स्टेट, अगर आपके पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इस बात को स्टेट करे ईच पार्टनर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, तो वो पर्सन भी आप लोगों को क्या मान लिया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पर ही कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बराबर है। ये कहता है जी एनी पार्टनर मे बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये कहता है जी कोई भी पार्टनर आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट। एंड ए पार्टनर मे सीजेस टू बी, कोई भी पर्सन आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से मतलब बना हुआ था अब नहीं है, वो किसके अकॉर्डिंग, एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि 5 साल तक ए डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा, जैसे ही 5 ईयर फिनिश ऑटोमेटिकली आपके पास में ए क्या कर दिया जाएगा, रिटायर। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग किसी भी पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसे ही आलतू फालतू पर्सन है या फिर आपके पास में सबसे की पर्सन है, तो एलएलपी का तो की पर्सन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होंगी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होंगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या हमें उसकी कंसेंट ले लेनी चाहिए पहले बनाने से पहले? हाँ। तो यहाँ आपके पास में कहता है जी इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर अनलेस आपके पास ही हैज गिवन द प्रायर कंसेंट टू द आपके पास में एलएलपी इन द फॉर्म ऑफ आपके पास में मैंने जो भी स्पेसिफाइड किया हो, मतलब आपके पास लिख लीजिएगा रिटन कंसेंट, रिटन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। डन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक रिटर्न कंसेंट जरूर जरूर चाहिए। दूसरा कहता है मान लो कि कोई भी एलएलपी है, देखना मेरी बात सुनना आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर पहला पॉइंट है आपके पास में अपॉइंटेड, अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आपके पास में किसी भी पार्टनर को अपॉइंट किया, तो हम लोग आपके पास में ऐसे सिचुएशन में नेम ऑफ सच पर्सन, सच डीपी shall be mentioned in incorporation document प्लस रिटर्न कंसेंट, वो हम लोग आपके पास में क्या कर देंगे और फाइल कर देंगे डॉक्यूमेंट को, और वो लगे वो आप उसी के पास ले जाएंगे, तो क्या अलग से बताने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर आप लोगों के पास में कोई डीपी अपॉइंटेड हो, डीपी अपॉइंटेड हो आफ्टर द इन, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आपके पास फाइल करेंगे डॉक्यूमेंट विद आरओसी along with his written consent within 30 days, within 30 days of his appointment, ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जिस दिन हम लोगों ने उसको अपॉइंट किया है उसके कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे, आरओसी को दे देंगे। ये देखिएगा एवरी पार्टनर, ये बंदा कहता है एवरी पार्टनर ये एलएलपी शैल फाइल द कंसेंट
file with the registrar the particular of the every individual who has given his consent to act as a designated partner in the such form and आपके पास में मैंने जो स्पेसिफाई किया गया विद इन द आपके पास में 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो भैया जिस दिन आपके पास में इनकॉर्पोरेशन हुआ तो उसमें तो डॉक्यूमेंट में ही चल के इसके पार्टिकुलर्स दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी दूसरे केस में क्या करेंगे, 30 दिन में सबमिट कर देंगे। कहता है जी इंडिविजुअल एलिजिबल टू विद आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल स्पेसिफाई किसको, सर जी जो कंडीशंस है और जो रिक्वायरमेंट है जो एक्ट के अंदर बताई गई है वो सारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कहता है जी एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास में क्या होना जरूरी है, डीपीआईएस होना जरूरी है। लिख लो जी आपके पास में एवरी डीपी, एवरी डीपी मस्ट हैव, मस्ट हैव डीपीआईएन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डन। तो ये आप लोगों के पास में पॉइंट है बराबर। इतने पोर्शन को डाउट है तो बोलो। ये कहता है आपके पास में लाइबिलिटी ऑफ आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो भैया लाइबिलिटीज क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर की, फुल सीधी सी बात है, कह रहा है जी अनलेस आपके पास में जो स्पेसिफिकली अगर आपके पास में एक्ट में कहीं कुछ और अलग से प्रोवाइड कर दिया जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये आपके पास में रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग ऑल द एक्ट मैटर थिंग्स जो भी आपके पास में लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए जरूरी है उन सारे के सारे एक्ट को काम करने के लिए जरूरी है। कहते हैं इंक्लूडिंग जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट फाइल करने हो, कोई भी रिटर्न फाइल करनी हो, कोई भी स्टेटमेंट फाइल करनी हो, कोई भी रिपोर्ट है इन परजेंस ऑफ द आपके पास में प्रोविजन, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्सन आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। कहता जी लाइबल है, साथ में पर्सन लाइबल है ऑल द पेनल्टीज, जितनी पेनल्टी भी किसके ऊपर इम्पोज की गई हो, एलएलपी पर इम्पोज की गई हो, तो उन सब एलएलपी सारी पेनल्टीज को फिल मतलब कि जमा करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये डिप्टी रिस्पॉन्सिबल है। कहता है जी चेंज, चेंज का मतलब क्या है, चेंज भैया दो तरीके से आ सकता है, या तो पुराना डिब्बी हटा के नया, या तो पुराना डिब्बी चला जाए या नया डिब्बी आ जाए, या फिर पुराने डिब्बी की जगह पर नया डिब्बी आ जाए। चेंज होगा, हाँ होगा, तो वे चेंज होगा तो हम लोग क्या करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देंगे, कब से, जिस दिन चेंज हुआ है। ये कहते हैं एक एलएलबी में अपॉइंट ए डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन द 30 डेज ऑफ ए वैकेंसी, जब भी वैकेंसी रेज होगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग नए डिब्बी को अपॉइंट करेंगे अराइजिंग फ्रॉम द एनी रीजन, जो आपके पास में पॉइंट नंबर 4 या पॉइंट नंबर 5 के अंदर बताया गया सेक्शन नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या है, पॉइंट नंबर 4 में तो ये 30 दिन की बात बता रहे हैं कि हम लोग इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे। और पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 5 में कह रहे हैं कि आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करे सर जी, वो आप लोगों के पास में कंडीशन को फुलफिल करे। ध्यान से देखना, अगर किसी पर्सन को हम लोगों ने अपने यहाँ डीपी अपॉइंट किया और उसके डॉक्यूमेंट हमें कितने दिन तक जमा करवाने थे, 30 दिन तक जमा करवाने थे, और हम 30 दिन तक डॉक्यूमेंट जमा करवाने में फेल हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन डिप्टी ट्रीट नहीं होगा। डन। दूसरा, एक ऐसा डिप्टी मतलब बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन आपके पास में अचानक से उसके साथ में मतलब एक एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा ल्यूनेटिक हो गया, मतलब कि इंसेन हो गया, क्या वो पर्सन अपने काम कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वो बंदा डिप्टी नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो देखना आपके पास में, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास में ऑफ द सेक्शन नंबर 7 शैल अप्लाई टू द सच आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर प्रोवाइडेड दैट इफ द नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड, और आपके पास में इफ एनी आपके पास देयर इज ओनली वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल डीम्ड टू बी द, ये बंदा कहता है उसी को हम लोग क्या मानेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर ट्रीट, बराबर है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए 30 दिन के अंदर अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास में हट जाएगा। तो इसी बंदा कहते हैं अगर आपके पास कोई वैकेंसी रेज होती है तो अगले 30 दिन में आप क्या कर दोगे। तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली लिखना चाहूँ तो ये देखिएगा आपके पास में, इफ डॉक्यूमेंट ऑफ न्यूली अपॉइंटेड, न्यूली अपॉइंटेड डीपी इज नॉट सबमिटेड टू आरओसी विद इन, विद इन कितने 30 डेज, गुड। अगर हम लोग 30 डेज के अंदर अंदर उसके डॉक्यूमेंट सबमिट ना कर पाए, या फिर इफ एनी डीपी ceases to fulfill term and conditions
टर्म एंड कंडीशंस ऑफ, ये कहता है आपके पास में इफ आपके पास में एनी डीपी, अगर आपके पास में सीजिस टू भी आपके पास में फुलफिल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ डीपी या एलएलपी एक्ट फॉर डीपी, ऐसी सिचुएशन में shall shall vacant the office of डीपी, बराबर है। अब यहां आप लोगों के पास में आते हैं यहीं पर द न्यू डीपी shall be appointed, the new DP shall be appointed within 30 days, within 30 days from the date of vacancy, जिस दिन वैकेंसी रेज हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाए, वो सॉरी नया डीपी अपॉइंट कर दिया जाए। करेक्ट है, कोई डाउट है तो बोलो जिसके लिए, पक्का ना? चलो हाँ बेटा, मतलब कोई डाउट है क्या इसमें? भाई कोई डाउट है? हाँ जी, चलें क्या आगे? देखिएगा, ये कहता है जी पनिशमेंट, अगर आप लोगों ने सेक्शन नंबर 7 को कंप्लाई नहीं किया, मतलब आप लोगों ने डीपी अपॉइंट नहीं किया है, डीपी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 के अंदर अगर वैकेंसी रेज हुई और 30 दिन में नया डीपी अपॉइंट नहीं हुआ, इफ आपके पास में एलएलबी कॉन्ट्रावेन करती है प्रोविजन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन नंबर 7, दैट आपके पास में जो मिनिमम डायरेक्टर है, जो मिनिमम आपके पास में डीपी है, अगर वो कितने से कम चले जाए, वो आपके पास में 2 से कम चले जाए, 2 से कम चले जाए, तो बंदा कहता है आपके पास में मीनिंग दैट नंबर ऑफ आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर आर लेस देन 2, या फिर आपके पास में कोई भी डीपी आपके पास में क्या ना हो, आपके पास इंडियन रेजिडेंट ना हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एवरी पार्टनर शैल बी लायबल, एवरी पार्टनर शैल बी लायबल, हर एक पार्टनर आपके पास में लायबल होगा, किस चीज के लिए? पेनल्टी के लिए। कितने रुपए की पेनल्टी के लिए? 10,000। और जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक आपके पास फर्दर पेनल्टी इम्पोज होती रहेगी 100 रुपए पर डे, जो मैक्सिमम आपके पास में कितनी चल सकती है? एलएलपी के लिए 1,00,000 रुपए, और आपके पास में एवरी पार्टनर के लिए कितनी जाएगी? एवरी पार्टनर के लिए आपके पास में 50,000 रुपए। डन है? तो ये देखिएगा जी आपके पास, यहाँ मैं इसको एक बार ब्रीफ कर दूं आपके पास में, अगर एलएलपी क्या कर दे? कॉन्ट्रावेन, अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेन करते, क्या कॉन्ट्रावेन करते? दो में से कोई भी बात, पहला नंबर ऑफ डीपी लेस देन 2, या फिर आपके पास में क्या हो, पॉइंट नंबर 2, आपके पास में नो डीपी, नो डीपी इज पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब 2 3 4 6 डीपी हैं, एक भी डीपी क्या नहीं है? पीआरआई। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास पेनल्टी लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी, बराबर है। तो आपके पास में पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी आपके पास में, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में पेनल्टी लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी। एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। कितनी पेनल्टी इम्पोज होगी? सर जी 3 पार्ट में हम लोग पेनल्टी को पढ़ते हैं। तो पहला आपके पास है मिनिमम, दूसरा कंटिन्यू, और तीसरा मैक्सिमम। तो मिनिमम पेनल्टी कितने रुपए की है? मिनिमम पेनल्टी है 5,000 की, मतलब मैं यहाँ देखना एलएलपी और आपके पास में पार्टनर, हाँ जी, मिनिमम पेनल्टी कितने रुपए की? एलएलपी के लिए भी 10,000 की, और पार्टनर के लिए भी कितने रुपए की? 10,000 की। कंटिन्यू कितनी है? 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे। मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 1,00,000, और पार्टनर के लिए कितनी जा सकती है? 50,000। आई होप सो आप लोगों को भी ये पेनल्टी वाला क्लोज समझ आ गया। चलो ओके, दूसरे साइड पर आते हैं। तो दूसरे साइड में बंदा क्या कहते हैं? कहते हैं इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेन करे सब सेक्शन नंबर 4 को ऑफ द सेक्शन नंबर 7, कहता है जी फेलियर, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट ना करे 30 दिन के अंदर अंदर, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, डन, ऐसी सिचुएशन के अंदर
तो लिख लीजिएगा इफ LLP fails to file documents of new DP within 30 days, तो ऐसी सिचुएशन में पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी ऑन एवरी डीपी, हर एक डीपी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, साथ में आप लोगों के पास में LLP के ऊपर पेनल्टी लगेगी, प्लस LLP पर भी। तो ऐसी सिचुएशन में पेनल्टी है कितनी? तो सर जी 3 पेनल्टी, मिनिमम, दूसरा कंटिन्यू और तीसरा मैक्सिमम। तो ये आप लोगों के पास में मिनिमम कितने की लगेगी? ये LLP के लिए प्रोस्पेक्टस पर बात करूं और ये डीपी के लिए बात करूं, ये डीपी के लिए बात करूं, तो ध्यान से देखना आपके पास में ये कहता है जी आपके पास में एवरी डीपी, तो 5,000 रुपए आपके पास में मिनिमम है दोनों के लिए, 100 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी जा सकती है? LLP के लिए 50,000 और पार्टनर के लिए 25,000। कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, एक चीज और देखना जी, एवरी पार्टनर प्लस LLP, यहाँ वर्ड आपके पास में है एवरी पार्टनर, नॉट द डेजिग्नेटेड पार्टनर, नॉट द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास में 2 से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर हुए तो पार्टनर ही नहीं है ना, फिर तो सॉरी वो डीपी तो है ही नहीं ना, इसीलिए आपके पास में सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि यहाँ आपके पास में वर्ड क्या आया है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, करेक्ट है? यहाँ आपके पास में वर्ड क्या आया है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलें आगे, चलो, हाँ जी, ये कहता है आपके पास में इफ द LLP कॉन्ट्रावेन करती है द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 7, और या फिर आपके पास में सेक्शन 9 का कॉन्ट्रावेंशन है। सेक्शन नंबर 7 का 5 क्या है? अगर कोई पार्टनर आपके पास में क्या है, टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, फिर भी LLP उसको क्या मानती है? डीपी माने। अगर कोई बंदा टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल ना करे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाए? डीपी की पोस्ट से हट जाएगा। अगर फिर भी कंपनी उसको किसका आपके पास में पार्टनर बनाए रखे, डीपी बनाए रखे, तो सिचुएशन में LLP कॉन्ट्रावेंशन कर रही है। या फिर दूसरा कहते हैं जी सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 के अंदर क्या है? वैकेंसी रेज हुई और वैकेंसी रेज होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को नया डीपी अपॉइंट करना था। तो अगर आपके पास में नया डीपी नहीं हुआ तो सिचुएशन में पेनल्टी लगेगी, लगेगी। तो देखिएगा मालिक, यहाँ मैं आपके पास में बात करता हूँ, इफ if any person, if any person hold the office of DP, hold the office of DP without following the T&C, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको बिना फॉलो किए, या फिर क्या हो जाए, या फिर आप लोगों के पास में LLP fails to appoint new DP, new DP for for किस चीज के लिए? फॉर फाइलिंग द वैकेंसी या फिलिंग द वैकेंसी within 30 days from the date of vacancy, from the date of vacancy। तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में क्या लगेगी? ऐसे सरकमस्टेंसेस में क्या लगेगा? पेनल्टी इम्पोज होगी। हाँ मालिक, बिल्कुल पेनल्टी इम्पोज होगी।
तो पेनल्टी लगेगी आपके पास में, पेनल्टी ऑन, किसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी लगेगी एवरी पार्टनर। एवरी पार्टनर प्लस एलएलपी। तो मिनिमम कितनी है, कंटिन्यू कितनी है, और मैक्सिमम कितनी है, यही होगा। अब देखना जी, जो मिनिमम पेनल्टी है वो कितने रुपए की है? 10,000 रुपए की, मतलब ये एलएलपी के केस में और ये पार्टनर के केस में। तो एलएलपी के केस में 10,000, पार्टनर के केस में भी कितनी? 10,000। जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है तब तक आपके पास कितने रुपए? 100 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे। और मैक्सिमम पेनल्टी कितने रुपए रखी जा सकती है एलएलपी के लिए? 1,000, सॉरी, हाँ, एलएलपी के लिए 1 लाख, और पार्टनर के लिए कितनी? कंफ्यूजन? अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज। हाँ, डीपी नहीं, डीपी तो है ही नहीं ना बच्चा, डीपी तो मतलब डीपी तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, नॉर्मल नॉर्मल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। चेंजेस इन दैट पार्टनरशिप के नाम, अगर कोई डीपी अपॉइंट ना हो या फिर 2 से कम हो जाए तो एवरी पार्टनर, हाँ, एवरी पार्टनर डीपी मान लिया जाएगा। हाँ, पेनल्टी भी लगेगी। चले, हाँ जी, तो इतने पोर्शन में, डीपी वाले पोर्शन में कोई पॉइंट आप लोगों का पेंडिंग है तो प्लीज बता दीजिएगा। ये देखिएगा जी, इस सेक्शन नंबर 7 प्लस सेक्शन नंबर 8 प्लस सेक्शन नंबर 9 प्लस सेक्शन नंबर 10, ये 4 सेक्शन आपके पास में एक ग्रुप के अंदर पढ़ी जाएंगी, और ऑल आपके पास सेक्शंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। सारी की सारी आप लोगों के पास में मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं, तो ध्यान से आप लोगों के पास में इनको कैरी करना है। बात करें जी नेक्स्ट पॉइंट पर आकर के, ये कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आकर के कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, हाँ 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 भैया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की क्या बात है सर इसमें? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का जैसा कि हम लोगों ने किसके टाइम पर देखा था? सर जी, हम लोगों ने कंपनी के टाइम पर देखा था। ये कुछ पर्सन्स हैं जो कि आपके पास प्रमोटर्स हैं, इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये लोग क्या करवाना चाहते हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन का इनकॉर्पोरेशन करवाना चाहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करवाना चाहते हैं? इनकॉर्पोरेशन अंडर एलएलपी एक्ट 2008 में, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके तौर पर एस्टेब्लिश हो सके? एल एल पी के तौर पर एस्टेब्लिश हो सके। तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों को फाइल करने पड़ेंगे। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट को हम लोग मेंशन करते जाएंगे जैसा जैसा आपके पास में एक्ट बोलता है। ये कहता है आपके पास में द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन इज एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो बंदा कहता है फॉर द रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो आपके पास में एलएलपी बी इनकॉर्पोरेटेड, कहता है जी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या हो? 2 और मोर पर्सन हो, जो किसके लिए जाए? 2 और मोर पर्सन आपके पास में किसी लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जाए, और जिसका मोटिव क्या हो? प्रॉफिट हो, सब्सक्राइब करेंगे देयर नेम खुद आपके पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि 2 और मोर पर्सन हो, 2 और मोर पर्सन हो, लॉफुल बिजनेस कैरिड आउट करेंगे, प्लस में प्रॉफिट मोटिव से होगा, प्रॉफिट मोटिव से होगा, बराबर है। डन। ये 2 और मोर पर्सन क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। पहली बात तो हुई क्लियर। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? साइन। ये लोग क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को क्या करने वाले हैं? साइन करने वाले। कंडीशन नंबर 1 में कोई डाउट हो तो बोलो जी। बात करें जी कंडीशन नंबर 2 पर।
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड किसके पास हम लोग सबमिट कर देंगे, आरओसी के पास में। तो कहते हैं जी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच ए मैनर और सच ए फीस किसके पास सबमिट करेंगे, विद द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, विद द रजिस्टर ऑफ स्टेट जिसके अंदर आप लोगों की एलएलपी रजिस्टर्ड होने वाली है, जहां पर आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। तो देखिएगा आपके पास में दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आप लोगों के पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होंगे वो किसके अंदर सबमिट करने पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सबमिट करने पड़ेंगे। चले नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये कहता है आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर हम लोगों को सबमिट करने हैं। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को फाइल करनी है। तो कहता है जी आपके पास में सी शैल बी फाइल अलोंग विद आपके पास में अदर डॉक्यूमेंट। तो पहली आप लोगों के पास में स्टेटमेंट क्या है, जो स्टेटमेंट आपके पास में मेड की जाएगी, या तो कोई एडवोकेट साइन करके दे, या कोई सीएस साइन करके दे, या फिर कोई सीए साइन करके दे, या फिर कोई सीएमए साइन करके दे, जो किसके अंदर एंगेज है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द आपके पास में एलएलपी। साथ में इस डॉक्यूमेंट को कौन भी साइन करेगा, बाय द आपके पास में एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम, जिसको आपके पास में किसको, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। साथ में किस बात के लिए आपके पास में स्टेटमेंट फाइल करेगा, ये बंदा कहता है जी स्टेटमेंट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट, सच जो एक्ट की है और रूल मेड देयर अंडर है, किसके लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए। एंड आपके पास में मैटर्स जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे मैटर हम लोगों ने क्या किए हैं, साइन किए हैं। तो ये देखिएगा मालिक, इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे कैसे, ये आपके पास में स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट साइंड बाय, साइंड बाय या तो आपके पास में साइन करेगा सीए, या फिर साइन करेगा सीएस, या साइन करेगा सीएम में, या साइन करेगा एडवोकेट, हु engaged in information of एलएलपी, जो एलएलपी इंफॉर्मेशन, जो एलएलपी फॉर्मेशन के लिए काम करता हो, प्लस में एट लीस्ट वन सब्सक्राइबर, एट लीस्ट वन सब्सक्राइबर बराबर है जिस बंदे ने क्या किए हो, आपके पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को साइन किया हो। डन। स्टेटमेंट, यहाँ भी एक छोटा सा अवेलेबल, हाँ जी, स्टेटमेंट shall contain, shall contain that, that all provisions of act and rules, all provisions of act and rules, all provisions act and rules are complied for the, आपके पास में मैं यहाँ की बजाय इसको वहीं आपके पास में डालता हूँ, देखिएगा आपके पास complied for the incorporation of LLP, और दूसरा क्या है, मैटर्स रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन,
ऑफ एलएलपी, जो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से क्या हो, रिलेटेड हो, उन सभी मैटर्स को हमने क्या किया है, सर्टिफाइड। करेक्ट है। ये देंगे ना, इस डिक्लेरेशन मतलब स्टेटमेंट बनाएंगे, इस स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा, ये लोग साइन करेंगे, और इस स्टेटमेंट में लिखा क्या होगा, ये बात लिखी। करेक्ट है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बोलो जी आपके पास में, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये कहता है जी नेक्स्ट आप लोगों के पास में, चलो चलो चलो, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कहता है जी इसके अलावा हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें और डालेंगे, तो कहता है जी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहता है जी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट करेगा द नेम ऑफ द एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट करेगा आपके पास में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपके पास में स्टेट करेगा किसको, एलएलपी का बिजनेस क्या है, एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट करेगा एड्रेस ऑफ द आपके पास में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी कहाँ होगा, नेम एंड एड्रेस, जितने भी आप लोगों के पास में पर्सन्स जो क्या बनना चाहते हैं, एलएलपी के अंदर पार्टनर बनना चाहते हैं, सीधी सी बात है, पार्टनर नेम एंड एड्रेस ऑफ द आपके पास में एवरी पार्टनर, साथ में आपके पास में नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स हुआ, जो आपके पास में डीपी है, उनकी भी आपके पास में पूरी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो भैया एक बात समझ नहीं आई मेरे को, जब इस बंदे ने यहाँ आपके पास में एवरी पर्सन जो आपके पास पार्टनर है उसकी पूरी डिटेल मांग ली, तो डीपी की डिटेल दोबारा से क्यों मांगी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड नाम की कंपनी हम लोगों ने पार्टनर बनाई, तो पार्टनर कौन है, ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड की डिटेल चली गई, लेकिन डीपी कौन बना, ए लिमिटेड का नॉमिनी। तो जो नॉमिनी है, मान लो कि ए लिमिटेड का नॉमिनी मिस्टर एक्स है, क्या मिस्टर एक्स पार्टनर है, नहीं है, क्या डीपी है, हाँ। एक इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन, मतलब कि मैं किसी एलएलपी के अंदर पार्टनर बनता हूँ और मैं ही डीपी हूँ, तो मेरी डिटेल एक बार जाएगी, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के अंदर, किसी एलएलपी के अंदर क्या नहीं, पार्टनर नहीं हूँ, मैं इस वजह से डीपी हूँ क्योंकि मेरी कंपनी उस एलएलपी के अंदर क्या है, पार्टनर है, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरी डिटेल जाएगी, हाँ जाएगी। कहता जी सच आपके पास में और अदर आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों के पास प्रेस्क्राइब की गई हो, तो सारी की सारी आपके पास में इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। कहता जी अगर किसी पर्सन ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी, या फिर आपके पास में वो उस बंदे को खुद को भरोसा नहीं है कि बात सच है या नहीं है, या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर उस पर्सन को खुद को सच भरोसा नहीं है कि बात सच है या नहीं है, तो पेनल्टी लगेगी, वो बंदा पनिशेबल होगा फॉर द फॉल्स डिक्लेरेशन, इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक की, साथ में फाइन लगेगा कितने रुपए का, 10,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का, मतलब कम से कम फाइन कितने रुपए का है, मिनिमम 10 लाख 10,000 रुपए का, और मैक्सिमम फाइन कितने रुपए का है, 5,000, वो सॉरी 5 लाख, बराबर है। तो मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल, मतलब आपके पास में क्या हो, वो इन सारी चीजों को भी स्पेसिफाइड करके चले, तो चले ऊपर, ये देखिएगा आपके पास में पहला आपके पास में पॉइंट क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा सर जी, आपके पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को किया जाएगा, सब्सक्राइब किया जाएगा। दूसरा ये कहता है आपके पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या करेगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करने हैं, वो भी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर। साथ में कहता है आपके पास में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट साइन की जाएगी किसके जरिए, सीएसीएस, सीएसीएस सीएम एडवोकेट ऐसा केस में जो भी आपके पास में एलएलबी को इनकॉर्पोरेट करने में लगा पड़ा है। दूसरा आपके पास में कम से कम एक सब्सक्राइबर साइन, स्टेटमेंट कंटेन करेगी दैट ऑल द रूल रेगुलेशन, जितने भी आपके पास में इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी से रिलेटेड है, और आप लोगों के पास में जितने भी रूल रेगुलेशन जो एलएलपी से इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर है, वो हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, सारे फुलफिल कर दिए हैं। अब बात आती है यहाँ पर, एलएलपी, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल कंटेन, क्या क्या चीजें कंटेन करेगा, पहला पॉइंट क्या था, क्या क्या कंटेन करेगा, नेम ऑफ एलएलपी, दूसरा आप लोगों के पास में रजिस्टर्ड एड्रेस, ये आपके रजिस्टर्ड एड्रेस की बात नहीं, आपके पास में एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ, तो एड्रेस ऑफ के अंदर मैं यही आपके पास में 3 पार्ट बना दूं, एड्रेस ऑफ,
LLP, साथ में आप लोगों के पास में एड्रेस ऑफ एवरी पार्टनर, एड्रेस ऑफ एवरी पार्टनर। ये एक चीज कर दूं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूँ, नेम एंड एड्रेस कर देता हूँ, और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने हटा दिया। नेम एंड एड्रेस ऑफ आपके पास में रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस आफ्टर डन एवरी पार्टनर, और आपके पास में डेजिग्नेटेड पार्टनर। डन। इसके अलावा आप लोगों के पास में बिजनेस ऑफ LLP डन है। बिजनेस ऑफ LLP, इसके अलावा भी और कोई आइटम थी क्या? बिजनेस ऑफ LLP बस यही है आपके पास में, नेम ऑफ LLP क्या, प्रपोज बिजनेस का, एड्रेस का, और डन, और साथ में आपके पास में जो भी अदर अदर टर्म्स एंड कंडीशन। बराबर। ये लो जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ एनी पर्सन फाइल द इंफॉर्मेशन, फाइल द इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, फाइल द फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। डन। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो, या तो फॉल्स हो, या फिर आपके पास में नॉट ट्रू हो, यानी कि वो बंदा खुद भी ना मानता हो कि वो ट्रू है, ऐसे दोनों ही सिचुएशन के अंदर पर्सन लाइबल हो। किस किस चीज के लिए लाइबल होगा? सच पर्सन लाइबल होगा दो चीजों के लिए। पहला, इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा किस चीज के लिए लाइबल होगा? दूसरा लाइबल होगा किसके लिए? पेनल्टी के लिए। पेनल्टी है, फाइन है? हाँ जी, पेनल्टी है, फाइन। ये आपको पास में मिनिमम, और ये आपके पास में क्या है? मैक्सिमम। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितने साल की है? मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितने की है? तो 0। और मैक्सिमम कितनी है? 2। बराबर है। दूसरा आप लोगों के पास में क्या है? पेनल्टी मिनिमम कितनी है? 10,000। और मैक्सिमम कितने की है? 5,000। करेक्ट है? कोई डाउट है तो बोलो जी इसमें। हाँ बच्चे। ये दो डिटेल्स है ना पार्टनर की। हाँ बच्चे। सेक्शन नंबर 9 में जा तो रही है, बीपी वाले में, जो पार्टनर नया बनेगा उसकी डिटेल हम लोग आगे, ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन आएगा भी आपके पास में। LLP के अंदर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, कोई नया आ जाए, तो उसकी डिटेल ROC के अंदर, ROC के पास फाइल करेंगे जिस दिन ऑल्टरेशन हुआ है उसके 30 दिन आगे आएगी। डन है। अभी तो इनकॉर्पोरेशन की बात चल रही है। बराबर। अब देखना ध्यान से, ये वाला क्लोज बी और क्लोज सी की बात करेगा ऊपर आकर के, तो क्लोज बी और क्लोज सी के लिए मैं पहले ही आप लोगों के लिए ये पर्पल हाईलाइट कर दूं, तो क्लोज बी और क्लोज सी, क्लोज बी और आप लोगों के पास में क्लोज सी, ध्यान से देखना भी, ये बंदा बात किसकी करेगा, बड़े आराम से। कहता है आपके पास में व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज अंडर द क्लोज बी और आपके पास में क्लोज सी ऑफ द सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन नंबर 1, आपके पास कहते कंप्लाइड विद, आपके पास कंप्लाइड विद, आप लोगों ने क्या किया देखना, जिस क्लोज नंबर आपके पास में क्या था? बी के। क्लोज नंबर बी में है सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने ROC के पास में इलेक्ट्रॉनिक मैनर में स्पेसिफाई फाइल कर दिए हैं। दूसरा क्लोज सी के अंदर क्या था? क्लोज सी के अंदर सर जी आपके पास में डॉक्यूमेंट आए थे, तो डिक्लेरेशन आई थी, और दूसरा आपके पास में LLP डॉक्यूमेंट आए थे, वो हम लोगों ने क्या कर दिए हैं? सबमिट कर दिए। डन। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर द रजिस्ट्रार शेल रिटेन द आपके पास में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एंड आपके पास में अनलेस अगर कोई अलग बात कही तो बात अलग है,
ये बंदा कहता है आपके पास में एंड आपके पास में ही शैल विद इन द आपके पास में पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, रजिस्टर्ड कर देगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। एंड आपके पास में क्या अलॉट कर देगा आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ आपके पास में एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, जिसके ऊपर किसका नाम मेंशन होगा, एलएलपी का नाम मेंशन, बराबर है। आगे कहते हैं इफ द रजिस्ट्रार हैज एक्सेप्ट द आपके पास में स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर द आपके पास में क्लोज नंबर सी ऑफ द एलएलपी एज ए सफिशिएंट एविडेंस है, किस चीज के लिए कि भैया रिक्वायरमेंट अंडर द क्लोज नंबर ए, मतलब जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपको क्लोज नंबर सी में देखो, ये बंदा कहते हैं सेक्शन नंबर 11 क्लोज नंबर सी, तो दैट इज द कॉल्ड डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन, जो सीएस ने साइन करके दी थी। अगर आपने वो फाइल कर दी है तो आरओसी इस बात को मान लेगा कि आप लोगों ने सारे रूल रेगुलेशन को कंप्लाई किया है। कहता है जी सर्टिफिकेट इशू अंडर द क्लोज नंबर बी ऑफ द सबसेक्शन 1, वो किसकी, वो आप लोगों के पास में जो इसी सेक्शन की बात करता है, तो आपके पास में उस साइन कौन करेगा, उसको साइन करेगा आपके पास में आरओसी, एंड ऑथेंटिकेट करेगा, किसके जरिए ऑथेंटिकेट करेगा, अपनी सील के जरिए ऑथेंटिकेट करेगा। जो आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आपके पास क्या होगा सर जी, वही आपके पास में कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि और कि भैया एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है, और जो नाम उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा आपके एलएलपी उसी नाम से क्या मान ली जाएगी, इनकॉर्पोरेटेड मान ली जाएगी। डन। अब इसी चीज का हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड टू आरओसी। हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसको सबमिट कर दिए, आरओसी को। अब आरओसी को सबमिट किया तो अब ऐसी सिचुएशन में दो बातें होंगी, आरओसी इज सेटिस्फाइड विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा है आपके पास में आरओसी इज नॉट सेटिस्फाइड। डन। अगर आरओसी सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। डन। और अगर आपके पास में आरओसी क्या है, सेटिस्फाइड है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर सर जी विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज क्या करेगा, विद इन 14 डेज, 14 डेज, विद इन 14 डेज रजिस्टर द एलएलपी, एलएलपी को क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा, प्लस इशू कर देगा, इशू द आरसी, आरसी स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इशू द आपके पास में आरसी ऑफ एलएलपी, बराबर है। डन। अब यहां आप लोगों के पास में जो इस पॉइंट के नीचे आपके पास में ये आरसी shall contain the name of एलएलपी, एलएलपी का क्या कंटेन करके चलेगा, नेम कंटेन करके चलेगा। दूसरा आप लोगों के पास में आरसी shall be signed, shall be signed, shall be signed by ROC plus authenticated by common seal,
ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील ऑफ आरओसी। करेक्ट है? कोई डाउट है तो बोलो जिसके लिए। पक्का? चले? तो ये आप लोगों के पास में इस सेक्शन का ये मास्टर चार्ट है। बराबर? आई थिंक सो कि इसकी जो टिपिकल लैंग्वेज है, इसका रेफरेंस, उसका रेफरेंस, वो सारे रेफरेंस आप लोगों के पास में खत्म। बराबर? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिएगा। किसी भी बच्चे का कोई भी छोटा सा भी डाउट। बराबर? ये देखना जी। कहता है जी, अगर आप लोगों के पास में एलएलपी क्या करना चाहे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, कहते हैं जी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी एंड आपके पास में चेंज दे, अगर आप लोगों के पास में आरओसी एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहे, तो देखो ये बात आप लोगों के पास में क्लियर है कि हर एक कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना जरूरी है। हाँ, जितने भी आपके पास में कम्युनिकेशन होंगे, मतलब जो भी आपके पास में लेटर भेजा जाएगा, जो भी नोटिस भेजा जाएगा, वो सारे के सारे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाएंगे। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस भेजे जाएंगे। तो सेम रूल किसके ऊपर अप्लाई होंगे? एलएलपी के ऊपर अप्लाई होंगे। तो कहता है जी, एवरी एलएलपी shall have a registered office to all the communication and notices may be addressed and where आपके पास में they shall be received, मतलब हर एक सारे के सारे नोटिस, सारे के सारे कम्युनिकेशन किस पर किए जाएंगे? आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस पर किए जाएंगे। ए डॉक्यूमेंट मे बी सर्व ऑन द एलएलपी, कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट किस पर सर्व किया गया हो? एलएलपी पर, या सर्व किया गया हो पार्टनर पर, या सर्व किया गया हो डेजिग्नेटेड पार्टनर पर, सारे के सारे आपके पास में, एंड आपके पास सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर ए सर्टिफिकेट, आपके पास में अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, या फिर आप लोगों के पास किसके जरिए भेजा गया हो? स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया हो, या फिर किसी भी दूसरे मैनर में, मतलब लाइक कोरियर वोरियर है, एज द केस में भी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड एनी एड्रेस, अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकली क्या किया है? डिक्लेयर किया है एलएलपी ने, किसके पर्पज से? कम्युनिकेशन के पर्पज से। तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट किसके पास भेजेंगे? सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में उसी रजिस्टर्ड एड्रेस के अंदर भेज देंगे। अगर कोई एलएलपी क्या करना चाहे? चेंज करना चाहे, द एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, फाइल करेगी नोटिस किसको? आपके पास में सच चेंज किसके सामने? रजिस्ट्रार के सामने। इन सच ए फॉर्म एंड द मैनर, जो भी आपके पास में स्पेसिफाई कर दिया जाए, अपॉन आपके पास में जो भी स्पेसिफाइड फीस फीस है, तो उसके बाद में बंदा क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। अगर एलएलबी कॉन्ट्रावेन करे बाय कंप्लाइंग द प्रोविजन विद दिस सेक्शन, मतलब या तो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाए ही ना, या रजिस्टर्ड ऑफिस तो है लेकिन वो कैपेबल नहीं है डॉक्यूमेंट रिसीव करने में, या फिर आप लोगों के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर एलएलपी ने बिना परमिशन के क्या कर लिया? रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर लिया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। कितने रुपए की? 500 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू, वो आपके पास मैक्सिमम कितनी जाएगी? मैक्सिमम आप लोगों के पास में 50,000। तो इसका भी एक छोटा सा नोट बना ले तो देखिएगा आपके पास में। तो ये देखना आपके पास में रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। तो पार्ट नंबर 1 हम लोगों के पास में क्या बनता है? पार्ट नंबर 1 बनता है आपके पास में यहाँ पर। पार्ट नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1, एवरी एलएलपी, एवरी एलएलपी shall have a रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक एलएलपी के पास में क्या होना जरूरी है? एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। डन है? सारे के सारे रजिस्टर्ड ऑफिस होने आप लोगों के पास में जरूरी है। डन? रजिस्टर्ड ऑफिस shall be capable to receive all the communication, जितने भी कम्युनिकेशन है, सारे के सारे कम्युनिकेशन क्या होंगे सर जी? आप लोगों के पास में कहाँ पर होंगे? सारे के सारे आपके पास में रजिस्टर्ड, आपके पास में रजिस्टर्ड ऑफिस पर होंगे। तो बात करते हैं आपके पास में, यहाँ देखिएगा, एनी डॉक्यूमेंट
एनी डॉक्यूमेंट ऑब्लिक नोटिस ऑब्लिक कम्युनिकेशन। सर्व्ड ऑन, सर्व्ड ऑन किसके ऊपर सर्व किया गया हो, देखिएगा, सर्व ऑन एलएलपी, सर्व ऑन एलएलपी पार्टनर या डिप्टी, जो किसके ऊपर सर्व किया गया हो, एलएलपी पर, पार्टनर पर, या फिर आपके पास में डिप्टी पर। प्लस सेंट बाय, सेंट बाय किसके जरिए सेंट किया गया हो, सेंट बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, सेंट बाय पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, और अदर मीन, अदर मीन का मतलब फिजिकल भी हो सकता है। शैल बी सेंट टू, कहां पर सेंड किया जाएगा, शैल बी सेंट टू रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर एनी अदर प्लेस, या फिर एनी अदर प्लेस विच आर स्पेसिफाइड फॉर सच कम्युनिकेशन। करेक्ट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, जिसके अंदर बोलो जी, कोई डाउट है तो। डन। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, एक पॉइंट और बनेगा इसी में ही, हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 पर आए। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एल एल पी कैन चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कैन चेंज इट्स एड्रेस ऑफ, कैन चेंज आपके पास में कैन चेंज द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग टू आरओसी। तो आरओसी को इन्फॉर्म करने के बाद ही आपके पास क्या करेगी, आपके पास में सर जी वो आपके पास में ऐसे ऑफिस को चेंज कर। पॉइंट नंबर 3 पर चले। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पेनल्टी। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, पेनल्टी। पेनल्टी लग कब रही है, पेनल्टी लगती है या तो आरओसी, या तो आपके पास में नो रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस हो ही ना, या फिर नॉट कैपेबल, या फिर कैपेबल ना हो, या फिर आप लोगों के पास में, या फिर आप लोगों ने चेंज इन एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विदाउट इन्फॉर्मिंग आरओसी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास में क्या इंपोज होगी, पेनल्टी शेल बी लेवीड। पेनल्टी शेल बी लेवीड, तो पेनल्टी शेल बी लेवीड आप लोगों के पास इंपोज हो जाएगी। तो पेनल्टी होगी क्या, फाइन लगेगा, आपके पास में पेनल्टी लगेगी। तो मिनिमम पेनल्टी कितने की है, मिनिमम नहीं है सर जी, कंटिन्यूइंग है।
₹500 पर डे, और आप लोगों के पास में मैक्सिमम ₹50,000। डन। अच्छा, पेनल्टी इम्पोज किस पर होगी, ऐसा भी कुछ लिखा है क्या? पेनल्टी इम्पोज किसके ऊपर? पेनल्टी शेल बी लेविड, हाँ जी, ऑन इसके ऊपर सचिन, दो पर्सन के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, और एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर के ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी। किसी बच्चे का इतना सा भी डाउट हो ना इसके बारे में तो प्लीज बताओ। आपने कि ना मेरे को रजिस्टर ऑफिस में सेंड करके देखो किस पैसे पे उस पैसे की जरूरत होती है। कभी कभार आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसी लोकेशन के ऊपर सेटअप कर दिया जाए, मतलब स्टार्टिंग फेज के लिए, कि बिना हम लोग जीरो कॉस्ट के साथ काम करना चाहते हैं, आप अपने घर को, अपने किसी पर्सनल दुकान को, बाद में आप अपना बिजनेस पूरा का पूरा मतलब भिवानी के अंदर रजिस्टर्ड करो और अपना बिजनेस ऑपरेट करो गुड़गांव से। तो अब आप चाहते हो कि मेरा जितने भी कम्युनिकेशन हो गुड़गांव में हो, ताकि हम लोग आपके पास में इसको कंप्लाई इजीली कर, ऐसा इसलिए हो। रजिस्टर्ड करने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस काम तो करेगा, लेकिन आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस तो आपका भिवानी है, लेकिन आपका हेड ऑफिस आप लोगों ने चेंज कर लिया। तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपके पास काम तो करेगा, वहां भी लोग होंगे, लेकिन आपके पास में मेन आपका कम्युनिकेशन कहाँ करो सर जी? आप हमारा कम्युनिकेशन तो गुड़गांव वाली ब्रांच पे करो, क्योंकि वही हम लोगों के लीगल सेल। सही है, चले, तो ये आप लोगों के पास में मास्टर डायग्राम। अब देखो बात पता है क्या है, ये चैप्टर आप लोगों का मैं सीधा एलएल किससे करवा रहा हूँ? आईसीआई के मॉड्यूल से करवा रहा हूँ, फाइल की प्रेजेंटेशन देख के आपको समझ आ रही होगी। तो अब अगर इसकी ना हम लोग पहले से आपके पास में जैसे बाकी जो बना काम किया उसमें मैंने आप लोगों को नोट्स बना के दे रखे थे, तो मैंने देखो उन सारे किसी भी नोट्स में सेक्शनों के रेफरेंस कोट नहीं किए थे कि फलानी फलानी सेक्शन की फलानी फलानी बात। डन। दूसरा, इस मतलब इस एक्ट के साथ में इसने हर जगह पे एज में भी प्रिस्क्राइब लिख के छोड़ दिया। अब एज में भी प्रिस्क्राइब के साथ में रूल नहीं बताया, जबकि मैंने कंपनी एक्ट में एक आधी दो जगह पे जहां आईसीआई ने एज में भी प्रिस्क्राइब लिख के छोड़ दिया, उसका रूल नहीं बताया, फिर भी मैंने वो रूल वहां मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को सेक्शन समझने में ज्यादा ईजी है। मैंने किसी भी सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं कहा कि फलाने फलाने सेक्शन के फलाने फलाने क्लोज के फलाने फलाने सब क्लोज में। मैंने बेटर है उसकी जगह पर उस फ्रेम को जैसा इसके अंदर लिखा मैंने, इस तरीके से उसकी नोटिंग करके आप लोगों को टेबुलर मैनर के अंदर प्रोवाइड कर दिया। डन है। ये आईसीएआई का मटेरियल है, इसलिए इसके अंदर इतने ज्यादा चार्ट्स बनाने की जरूरत अपने को पड़ेगी। मैं इसके अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि एलएलबी की 50 के 50 सेक्शन तो अपने सिलेबस में है, लेकिन एक परेशानी 80 के 80 सेक्शन तो अपने सिलेबस में है, लेकिन एक परेशानी है कि एलएलपी ने रूल नहीं दे रखे आईसीएआई ने कहीं भी। अगर मैं इसके भी रूल मेंशन कर दूंगा तो ये भी फिर कंपनी एक्ट की तरह बहुत बड़ा सा एक्ट बन जाएगा, और इसकी वेटेज 5 से 10 नंबर की पेपर में। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहाँ से कैरी कर रहे हैं? आईसीआई मटेरियल से कैरी कर रहे हैं। सही है। अब मेरी बात समझ आ रही है ना? डायरेक्ट आईसीआई मटेरियल पढ़ना लो के मैटर में ये कंफ्यूजन पैदा करता है। आप एक बार अपना मैटर पढ़ो, फिर उसके बाद आईसीआई का मैटर पढ़ने के लिए जाओ, आपको ये लगेगा कि बहुत आसान दे रखा है इसके अंदर तो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना फिर आपको परेशानी, देखो कि रेफरेंस कोड जब करना पड़ेगा ना तब मुसीबत। खैर, ये कहता है जी इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर एक बार आप लोगों के पास में कब आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाए, तो क्या जैसे ही कंपनी आपके जैसे ही एलएलपी रजिस्टर्ड होगी तो तुरंत आपके पास में वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी? क्या आपके पास में तुरंत आपके पास में सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी? हाँ। जैसे ही आपके पास में एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो एलएलपी क्या हो जाएगी? तो आपके पास में एलएलपी बिकम द सेपरेट लीगल एंटिटी, और क्या सेपरेट लीगल एंटिटी के पास में वो सारी पावर है जो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के पास में है, कुछ एक को छोड़ के। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन को जेल नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल पर्सन शादी नहीं कर सकता। डन है। तो इसी तरीके से आपके पास में एलएलपी पर भी ये रिस्ट्रिक्शन है। तो कहता है आपके पास में ऑन द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट के बाद में एलएलपी बिकम सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी तुरंत आप लोगों के पास क्या बन जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर एस्टेब्लिश हो जाएगी। सॉरी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो कहता है जी ऑन द आपके पास में रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी,
साइंड बाय द नेम, इज कैपेबल ऑफ बीइंग शूइंग एंड बीइंग शूड। हाँ, कोई भी आपके पास में प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहे, ओन करना चाहे, होल्ड करना चाहे, डेवलप करना चाहे, डिस्पोज करना चाहे, क्या फर्क पड़ता है, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो। आई थिंक सो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का कमाल है। कहता है आपके पास में अगर चाहे तो अपनी कॉमन सील भी रख सकती है, डिस्क्रिशन है वो आपके पास में डिसाइड खुद करेगी। कहते हैं डूइंग एंड आपके पास में सफरिंग, ऑल अदर एक्ट जो आपके पास में और नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है, वो सारे के सारे आपके पास में एक्ट कौन भी कर पाएगा, एलएलपी। बराबर है। अच्छा जी। हम मैंने आप लोगों को जब नेम वाली सेक्शन करवाई थी कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो मैंने वहां बोला था कि ये प्रोविजन याद रखना सारे के सारे कहाँ भी अप्लाई करेंगे, वो आपके पास एलएलपी। तो देख लो ये भी बंदा यहाँ इन्हीं की बात करेगा। एवरी आपके पास में एलएलपी, मतलब हर एक लिमिटेड आपके पास में एलएलपी क्या करेगी, आइदर या तो अपने नाम के पीछे एक्रोनिम के तौर पे लिखेगी एलएलपी, या फिर अपने नाम के पीछे फुल डिटेल में लिखेगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कि सीधी सी बात है, हर एक एलएलपी, जैसे कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लगाना पड़ता है, लिमिटेड कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड को अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ता है, वन पर्सन को अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, ओपीसी या वन पर्सन। इसी तरीके से आपके पास में एलएलपी को भी क्या लगाना पड़ेगा अपने नाम के पीछे, एलएलपी। डन है। कहता है जी जब क्या कंपनी का नेम आइडेंटिकल हो सकता था, सिमिलर हो सकता था, क्या आपके पास में अनडिजायरेबल हो सकता था। तो कहता है जी नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय द नेम विच इज इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या हो, अनडिजायरेबल हो, आइडेंटिकल हो और अब आप लोगों को पता है टू नियरली रिज्यूमेबल को, टू नियरली रिज्यूमेबल, टू द आपके पास में अदर, टू नियरली रिज्यूमेबल को अंडरलाइन करके उसकी जगह पर लिख लीजिएगा सिमिलर। आप लोगों की एलएलपी का नाम किसी भी आपके पास किसके साथ, किसी दूसरी एलएलपी के साथ में, किसी कंपनी के साथ में, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ में आपका नाम क्या नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत आपका नाम चेंज कर देगी। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो कहता है जी रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम, हाँ हाँ सर जी, ये बात तो वहां भी आई थी कंपनी सेक्ट में भी कि आपको अपना नाम रिजर्व करना पड़ेगा। नाम रिजर्व करने की जरूरत कब आती है, दो टाइम पर, या तो एलएलपी का फॉर्मेशन हो, या तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तब रिजर्व करवाना पड़ेगा नाम, या फिर एलएलपी को अपना नाम बदलना है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो कहते हैं जी ए पर्सन मे अप्लाई इन सच फॉर्म एंड द मैनर, एंड कंबाइन करेगा जो फीस जो भी सरकार जो भी डिसाइड की है टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम, सेट आउट किसके लिए, जो भी एप्लीकेशन है कि भैया हम लोग तो एलएलपी प्रपोज करते हैं, भाई नई एलएलपी अपने पास में बनानी है, या फिर आपके पास में कि हम लोग आपके पास में नेम के अंदर क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को नया नाम रिजर्व। जैसे ही आपके पास में एप्लीकेशन रिसीव होगी किसको, आरओसी को, ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब फीस, आरओसी अगर सेटिस्फाइड है, आरओसी अगर सेटिस्फाइड है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये बंदा क्या करेगा, आरओसी अगर सेटिस्फाइड है, जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग द नेम शैल नॉट बी, आपके पास शैल बी रिजर्व इज नॉट वन विच इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड, जो सेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 15। अरे भाई ये क्या कहना चाहते हैं, जो आप लोगों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनडिजायरेबल बताए हों, सिमिलर बताए हों, आइडेंटिकल बताए, तो उन नामों को छोड़ करके ये क्या करेगा, नेम को रजिस्टर कर देगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द, आपके पास में आरबी जो रजिस्ट्रार है, जिस डेट से आप लोगों के पास में रजिस्ट्रार ने इंटीमेट किया तो उसके, तो देखना आपके पास में एक छोटा सा पार्ट बता दो जी। ये आपके पास में कौन है, पर्सन है, और एक ये बनाओ जी आप लोगों के पास में, ये है आरओसी। डन है। अगर ये पर्सन क्या चाहे, स्टेप नंबर 1 है वांट टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी। डन। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है वांट टू चेंज, द नेम ऑफ एलएलपी। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 है मेक एन एप्लीकेशन।
मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी, मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी इन द prescribed manner along with fees, डन है along with fees, करेक्ट है, एप्लीकेशन सबमिट होगी। अब आरओसी, चेक द एप्लीकेशन फॉर न्यू नेम, डन है। अब ऐसी सिचुएशन में दो बातें हो सकती हैं, आरओसी इज सेटिस्फाइड, तो क्या कर देगा, एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड रिजर्व द नेम, reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by, इंटीमेशन मतलब इंटीमेशन का मतलब मैं क्लेरिफिकेशन दे दी मैंने, बाय आरओसी, जिस दिन आरओसी क्या करेगा बता देगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, नॉट सेटिस्फाइड, तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आरओसी क्या कर देगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। हैव एनी डाउट, पक्का श्योर है तो ये लो वाले। अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है तो इसके बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, जो आप लोगों के पास में एलएलबी ने अपना नाम रखा, एलएलबी ने नाम रखा, वो नाम आप लोगों के पास में या तो आप लोगों के पास में आइडेंटिकल है या सिमिलर है, या तो किसी दूसरे एलएलबी के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, या किसी ट्रेडमार्क के नाम, डन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दी, एप्लीकेशन दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, देखना वही बात है, तो ये देखना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, किसी सेक्शन में, सेक्शन नंबर 15 में, 16 में, कुछ भी कह रखो, इफ आपके पास में एडवरेंट, if through the advocate or otherwise the LLP is आपके पास में on its first registration or its registration with आपके पास में new name, या तो आपके पास में कंपनी का LLP का फर्स्ट जो पुराना जिस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई है, या जो नाम चेंज करके रखा गया है वो आइडेंटिकल है, या फिर आप लोगों के पास क्या है, सिमिलर है, किससे, किसी दूसरी एलएलपी से, या फिर आपके पास किससे, वो आपके पास में कंपनी से, या फिर आप लोगों के पास में किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में as likely to be the mistaken, then आपके पास में an application for the such LLP, एप्लीकेशन ऑफ द सच एलएलपी, और आपके पास में जो आपके पास क्या है सर जी, कोई भी प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर किसका, ट्रेडमार्क का, ट्रेडमार्क का जो क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी के अंदर दिए गए हैं, मतलब कि वो आपके पास में सच एलएलपी कंपनी या ट्रेडमार्क ओनर क्या कर दे, एप्लीकेशन दे दे, इसका आपके पास में एप्लीकेशन दे दे कि भैया आप लोगों के पास में डायरेक्ट करे, किसको डायरेक्ट करे, एलएलपी को, कि भैया अपना नाम क्या कर ले, चेंज कर ले, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फॉर द डेट ऑफ इशू ऑफ द डायरेक्शन, जिस दिन आपके पास डायरेक्शन इशू की गई है उसके आपके पास में 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम क्या कर दे, चेंज कर दे। प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर द आपके पास में ओन द प्रोपराइटर, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का है, वो कितने टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दे, 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, या चेंज किस दिन, जिस दिन आप लोगों के पास में एलएलपी ने या तो नाम रखा था या फिर नाम चेंज किया था, उसके कितने दिन के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन है, बराबर है। ये कहता है वेयर द एलएलपी चेंज इट्स नेम एंड ऑब्टेन द न्यू नेम,
इट आपके पास में इट शेल विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव द नोटिस ऑफ द चेंज टू द आपके पास में आरओसी अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द आपके पास में जो सेंट्रल गवर्नमेंट shall not carry out the necessary change in the certificate। ये बंदा कहता है shall out आपके पास में carry the necessary change और आपके पास incorporation and within the 30 days आपके पास में of the such change क्या कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाए और आपके पास में सच एलएलपी द शेल आपके पास में द नेम इट्स चेंज इन द आपके पास में एलएलपी एग्रीमेंट और एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर उसका नाम भी बदल दिया जाएगा अगर कंपनी क्या हो जाए फेल हो जाए कंप्लाई करने में किस चीज को सीजी के डायरेक्शन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नया नाम अलॉट कर देगा टू द एलएलपी एंड द रजिस्ट्रार क्या कर देगा सचिव आपके पास में एंटर कर देगा नया नाम आपके पास में रजिस्टर ऑफ एलएलपी के अंदर पुराने नाम की जगह पर और एक नया सर्टिफिकेट इशू बराबर है तो इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना लें ताकि आप लोगों के पास में लफड़ाई ना रहे डन है तो देखिएगा मालिक यहाँ आपके पास में इसका एक छोटा सा डायग्राम बना मेरे पास फेस है आप लोग उस तक बनाइए डन ये अपनी एलएलपी है ये हम लोगों की एलएलपी है इस एलएलपी का नाम सिमिलर है या आइडेंटिकल है आइडेंटिकल है किससे आइडेंटिकल है विद अदर एलएलपी अदर एलएलपी या फिर आप लोगों के पास में क्या अदर एलएलपी किसी कंपनी या फिर आप लोगों के पास में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ठीक है बोले तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आप लोगों के पास में क्या है सचिव आप लोगों के पास में सिमिलर है तो पॉइंट नंबर 1 हुआ तो ऐसी सिचुएशन में अदर एलएलपी या फिर कंपनी या फिर ओनर ऑफ टीएम क्या करेंगे ये लोग ये आपके पास में मेक एन एप्लीकेशन मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी फोर फॉर डायरेक्टिंग द एलएलपी फॉर डायरेक्टिंग द एलएलपी टू चेंज इट्स नेम डन है ये आपके पास में एप्लीकेशन गई अब यहाँ पर यहाँ आते हैं दो बातें हो सकती हैं सीजी सेटिस्फाइड भी हो सकता है और सीजी आप लोगों के पास क्या हो सकता है वो आप लोगों के पास में नॉट सेटिस्फाइड भी हो सकता है अगर सीजी सेटिस्फाइड है तो आपके पास में गिव द डायरेक्शन या गिव द ऑर्डर टू एलएलपी आपके पास में टू गिव द आपके पास में डायरेक्शन टू आपके पास में द एलएलपी ये देखिएगा आपके पास में यहाँ पर ये आपके पास इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड और अगर आपके पास में इफ सीजी इज नॉट सेटिस्फाइड अगर सीजी सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन रिजेक्ट द एप्लीकेशन ये किस्सा खत्म अगर सीजी सेटिस्फाइड है तो अब किस्सा शुरू अगर सीजी सेटिस्फाइड है सीजी शेल गिव एन ऑर्डर
टू LLP टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर अपना क्या कर ले, नाम चेंज कर ले। अब देखना जी आपके पास में यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहला, इफ LLP complied the order विद इन 3 मंथ्स, और दूसरा है इफ LLP fails to comply। फेल्स टू कंप्लाई द करेक्ट है। अगर आपके पास में LLP ऑर्डर कंप्लाई करने में फेल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या, ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ LLP shall file with ROC। क्या क्या चीजें फाइल करेगी देखना, आपके पास में LLP आपके पास में फाइल करेगी ROC के पास में। क्या चीज आपके पास में, न्यू नेम, और दूसरा ऑर्डर ऑफ CG, डन ऑर्डर ऑफ CG। देखो ये कहता है आपके पास में डन ऑर्डर ऑफ आपके पास में CG किसके पास में फाइल कर देगी, आपके पास में यहाँ पर विद इन 15 days, विद इन 15 days फ्रॉम द चेंज ऑफ नेम। जिस दिन नाम बदला है उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये बंदा क्या करेगा, आपके पास में ROC के पास में डॉक्यूमेंट सबमिट। करेक्ट है। दूसरा, अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपके पास में सबमिट हुए, ROC विद इन, ROC विद इन, लिखा है क्या टाइम पीरियड, हाँ जी, ROC विद इन 30 days फ्रॉम फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। फाइलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट, जो आप लोगों ने ऊपर डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर शेल दो काम कर देगा। चेंज द नेम ऑफ LLP इन द रजिस्टर ऑफ LLP, और प्लस में इशू कर देगा न्यू, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बराबर है कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर। करेक्ट है। अब यहां आप लोगों के पास में देखिएगा, इफ अगर कंपनी आप लोगों के पास में क्या हो जाए, वो आप लोगों के पास में सर जी फेल हो जाए, तो ऐसे सरकमस्टांसिस में CG विल allot a new name to LLP। दूसरा ROC shall
क्या करेगा, दो काम करेगा। रजिस्टर द सच नेम प्लस इशू करेगा न्यू आरसी विद न्यू नेम, नए नाम के साथ में। बराबर है। कितने पोर्शन में डाउट है तो बोलो जी। दो नोट पेंडिंग है। पहला नोट तो है यहाँ, ओनर ऑफ टीएम कैन फाइल द एप्लीकेशन टू सीजी विद इन 3 years। 3 साल के अंदर अंदर क्या कर देगा, अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देगा। बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरा आप लोगों के पास में नोट कर लिया, फ्रॉम आपके पास में 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जिस डेट को एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई हो, या फिर आपके पास में चेंज ऑफ नेम। बाय एलएलपी एज द केस में भी, एज द केस में। करेक्ट है, कोई डाउट है तो बता दो इसमें। एज द केस में। अरे बेटा, जिस दिन आपके पास में एलएलपी ने अपना नाम बदला, मतलब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई कि नए नाम के साथ में, इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर अंदर टीएम ओनर क्या कर देगा, एप्लीकेशन दे देगा सीजी को, नाम चेंज करो। ये एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुए तो 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसने अपना नाम चेंज किया था अभी, और उसका नाम अब किसके साथ लिंक कर गया, ट्रेडमार्क के साथ में। तो जिस दिन नाम चेंज हुआ है उसके दिन। करेक्ट है। हाँ जी। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो फिर मैं सेकंड पार्ट के ऊपर मूव ऑन करूँ। चले तो देखिएगा, सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। एक नोट है भैया मेरा यहाँ, दूसरा नोट क्या है, इफ एलएलपी वांट टू चेंज इट्स नेम wants to change its name, it can do so। ये ऐसा कर सकती है by complying with section number 16 of LLP Act 2008 कि भैया एलएलपी एक्ट की सेक्शन नंबर 16 को कंप्लाई करते हुए ये पर्सन अपना नाम दोबारा चेंज करना चाहिए। दोबारा चेंज करने का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नामंजूर किया, पसंद नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात लंबे टाइम तक याद आए। इफ नेम अलॉटेड बाय सीजी पसंद ना आए, डन है, तो उस सिचुएशन में इसका राइट खत्म नहीं होगा, जब चाहे अपना नाम क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो भैया ये सेक्शन नंबर 17 का आपका मास्टर डायग्राम है। आई थिंक सो आप लोगों को लीगल टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लिमिट नहीं है बच्चा, वो तो अब कंपल्शन नहीं रहा ना अब आपके पास में, वो आपके पास कभी भी आप लाओ अपना नाम चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं। और इसके ट्रेडमार्क के उनके पास 3 साल तक, हाँ 3 साल के बाद में अगर नाम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देगा तो फिर आपके पास में कोई वैलिडिटी नहीं। 3 साल तक नहीं, 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे देगा, जिस दिन एप्लीकेशन देगा उसके बाद में सीजी आपके पास ऑर्डर फ्रेम कर देगी।
है ना। हाँ जी, सेक्शन नंबर 17 में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए। पक्का? श्योर ना? हाँ बेटा। हाँ, सिर्फ ट्रेडमार्क के लिए है, कंपनी और एलएलपी के लिए नहीं है। खास बात है ये। उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो 3 साल की टाइम लिमिट है, ये भी सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? वो आपके पास में ट्रेडमार्क ओनर के लिए है। ये देखो ना, मैंने वहां मार्क आपके पास में किया तो है इस चीज को लेकर के कि भैया ये जो आप लोगों के पास, देखो स्टार मार्क कर लो ना। मैंने वैसे कर रखा था, लेकिन आप लोग भी स्टार मार्क कर लो। ये कंडीशन सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करेगी? ये कंडीशन सिर्फ टीएम के ऊपर अप्लाई करेगी, नॉट ओनर ऑफ द टीएम। सिर्फ आपके पास में ओनर ऑफ द टीएम है। और अगर आप लोग उसको और अच्छे से पक्का करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, चाहे आपके पास में ये 3 साल की कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी किसके ऊपर? कंपनी और एल। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने इस पूरे के पूरे चार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। मैं चाहता तो इसको सिंगल में भी बना देता, बस इतना ही करना था, ये वाला पार्ट उठा के ऊपर रखना। अगर कोई एलएलपी है जिसका नाम सिमिलर है, आइडेंटिकल है, किसके साथ में? अदर कंपनी आपके पास में, या फिर ये दिस वन खत्म। ठीक है, तो ये मेरा चार्ट पार्ट नंबर 1 था, ये मेरा पार्ट नंबर 2 था। सही है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इसके बारे में अभी भी हम लोग दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। श्योर? ये लो जी, ये छोटा छोटा सब पॉइंट बचे हुए हैं। ये देखना जी, स्टेप 4 इनकॉर्पोरेशन। अरे भाई, पहले तो नाम रिजर्व करवा लो, फिर डॉक्यूमेंट फाइल कर दो, फिर एलएलपी एग्रीमेंट, और आपके पास में जो एलएलपी एग्रीमेंट है बनाओ, उसको आपके पास में 30 दिन के अंदर फाइल कर दो इनकॉर्पोरेशन के। बात करेंगे इसमें, कुछ मंतर नहीं बात। करेक्ट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 22 से बात शुरू करेंगे। आज का लेक्चर यही स्टॉप।